Class 8th. Now today chapter 3rd Rural Life under British India. Next heading Commercialization of Agriculture. The British also started growing crops that were required in Europe. ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्रॉप्स वो ग्रो कराना शुरू किया जो कि यूरोप में जिसकी जरूरत थी. द ब्रिटिश pressurized the Indian farmers to produce cash crops like indigo, cotton, raw silk, opium, paper, tea and sugar. ब्रिटिश ने यहाँ भारतीय किसानों के ऊपर दबाव डाला कि वो जो है यहाँ पे इंडिगो की खेती करें, कॉटन की खेती करें और रॉ सिल्क, ओपियम यानी अफीम, पेपर मीन्स काली मिर्च की खेती करें, टी और शुगर की खेती करें. प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इनेबल्ड द ब्रिटिश टू मेक ए लॉट ऑफ प्रॉफिट. और इनके प्रोडक्शन पर ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था. द ब्रूटल एंड exploitative face of British imperialism can be explained better by the incident when the Chinese tried to stop the illegal opium trade by British and the British declared a war against them. और सबसे खतरनाक रूप, क्रूरतापूर्ण रूप उस समय शुरू हुआ जब ब्रिटिश यहाँ पे अपना शासन कर रहे थे और उसी समय पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब चाइना ने भारत के इलीगल ओपियम के ब्रिटिश के व्यापार को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, अवैध घोषित कर दिया. और इसी के बीच में इसी को ओपियम वार के नाम से जाना जाता है. कल्टीवेशन ऑफ ओपियम. द ब्रिटिश bought tea from China and had to pay for in it silver because the Chinese were self-sufficient and did not want Western goods. ब्रिटिश जो थे चाइना से टी लाते थे और इसके बदले में उनको सिल्वर में पे करते थे, चांदी देते थे. क्यों? क्योंकि जो चाइनीज थे वो बहुत सफिशिएंट थे, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं थे और वो वेस्टर्न गुड्स चाहते भी नहीं थे. But soon they came up with a very cunning and corrupt plan of producing opium in India and then smuggling it into China. लेकिन उसके बाद वो बहुत कनिंग, चालाक माइंड लगा करके, धूर्ततापूर्ण माइंड लगा करके, बहुत भ्रष्ट प्रोड्यूसिंग व्यवस्था अफीम की बना करके उन्होंने इंडिया से वो अफीम लेते थे और चाइना में इसको स्मगलिंग करते थे. द ब्रिटिश डिड नॉट हेजिटेट in taking up this completely illegal trade as it supported them in financing their tea trade. और ब्रिटिशर्स ने भी जो है इससे हेजिटेट नहीं हुए और उन्होंने इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से इलीगल डिसाइड कर दिया. कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. द इंडियन इंडिगो was in great demand by European cloth manufacturers because it produce a rich blue color. इंडिया का जो इंडिगो था, इंडिगो माने नील, इसकी यूरोपियन मार्केट में, यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि इससे ब्लू कलर बहुत अच्छा निकलता था. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th century, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड सून केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट. और जल्दी ही कुछ दशकों में ऐसा कुछ हुआ 18th century के समय में कि इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ी और इसने पूरी वर्ल्ड की मार्केट को डोमिनेट कर दिया. और वर्ल्ड की मार्केट के डोमिनेट कर दिया. द यूरोपियन प्लांटर्स बिगैन टू इन्वेस्ट इन इंडिगो प्रोडक्शन. और यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने या इंडिया में यहाँ पर इस पे खूब सारा इंडिगो पर इन्वेस्ट किया, पैसा खूब सारा लगाया. दे प्रेशराइज द फार्मर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो. ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंडिया के किसानों पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और उनके ऊपर ये दबाव डाला कि वो जो है इंडिया में इंडिगो को प्रोड्यूस करें. द फार्मर्स हु साइन कॉन्ट्रैक्ट्स गॉट लोन्स विच मेड इट कंपल्सरी फॉर देम टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स. जो भी किसान इंडिया का वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता था उसको लोन दिया जाता था और इस शर्त पे लोन दिया जाता था कि उसको आवश्यक रूप से अपने खेती के 25% भाग पर
इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। बट इन रियलिटी दीज पीजेंट्स वर ब्रुटली एक्सप्लॉइटेड, लेकिन रियल में ये सारे किसान बहुत सारा इनका शोषण किया जाता था। दे गॉट ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। और इनको जो है जो इंडिगो मिलता था, इंडिगो के लिए जो प्राइस मिलता था बहुत ही कम प्राइस मिलता था, और ये लोन की साइकिल में ऐसा फंस जाते थे कि ये इससे कभी निकल ही नहीं पाते थे। मोर ओवर द फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स अदरवाइज टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर मोस्ट फर्टाइल लैंड इन विच द पीजेंट्स अदरवाइज प्रिफर टू कल्टिवेट राइस। और जो भी किसान थे इंडिया के, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स प्लांटर्स जो थे बहुत दबाव डालते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे कि वो जो है अपनी सबसे उपजाऊ भूमि में इंडिगो की खेती करें, और उनको खेती करना पड़ता था। और नहीं तो उनको प्रेफर अगर करना ही है तो इंडिगो के बाद वो राइस कर सकते थे बस। और इंडिगो प्रोडक्शन से नुकसान क्या होता था, ये जमीन की उपजाऊपन को खत्म कर देता था, जिससे उनको डबल लॉस होता था। इंपैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Commercialization of Indian agriculture benefited the British industries and British traders, but these benefits did not reach the Indian farmers. जो इंडिया की एग्रीकल्चर है, इसका कमर्शलाइजेशन यानी वाणिज्यीकरण, व्यापारीकरण हो गया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और इंडिया के किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। दे वर ब्रुटली एक्सप्लॉइटेड, और इनका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। द ब्रिटिश एग्रियन पॉलिसी आल्सो इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ लैंडलेस लेबर्स। जो अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के कारण इंडिया में भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ने लगी। इन केस दे फेल टू पे द रेंट टू द जमींदार्स और लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, दे हैड टू लॉस देयर लैंड एंड वे फोर्स्ड टू वर्क एज लैंडलेस लेबर्स। और इस केस में अगर वो जमींदार को टैक्स देने में फेल हो जाते थे तो उनको, या फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने में फेल हो जाते थे तो उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था, और वो लैंडलेस लेबर, भूमिहीन किसान के नाम से जाने जाते थे। मोर ओवर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेविंग्स द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स हु एक्सप्लॉइटेड देम इवन मोर। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब किसानों के पास अपना सेविंग नहीं होती थी, अपना पैसा नहीं होता था, तो उनको लोन लेने के लिए दबाव डाला जाता था कि वो मनी लेंडर से, साहूकारों से लोन लें, और उसके बाद उनका शोषण शुरू हो जाता था। एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लेंडर्स। एज द पीजेंट्स वर overburdened with high land revenue, they were forced to borrow money at high rate of interest from the money lenders who cheated them in various ways. पीजेंट किसानों के ऊपर बहुत हाई रेट का लैंड रेवेन्यू लगा दिया जाता था, भूमि राजस्व लगा दिया जाता था, जिसके लिए उनके साथ में ये भी उनको दबाव डाला जाता था कि वो मनी लेंडर से, साहूकार से लोन लें, ऋण लें, और जो कि बहुत हाई रेट पर इंटरेस्ट पर होता था, और इससे इनका शोषण भी होता था, चीट किए जाते थे। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड थ्रो tactics such as a false accounting, false signature, and making the peasants sign for larger amount than they had borrowed. इंडिया के जो किसान थे, इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको साहूकारों के द्वारा लोन मिलता था, और इस जो लोन मिलता था इससे फॉल्स अकाउंटिंग होती थी, गलत गणना की जाती थी, फर्जी सिग्नेचर लिया जाता था, और पीजेंट से बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट बाद में ले लिया जाता था। एज ए रिजल्ट द पीजेंट्स वर ओवरबर्डन्ड विद डेब्ट एंड मनी ऑफ देम इवन हैड टू लॉस देयर लैंड। और इसका परिणाम क्या हुआ, भारत के किसान जो थे इनके ऊपर ऋण का डबल भार होने के कारण से इनकी अपनी लैंड चली जाती थी। फेमाइन, the terrible poverty, misery and exploitation of rural India was revealed when famines ravaged the countryside regularly. और इंडिया की जो भयानक गरीबी थी, भयानक शोषण इंडिया में जो हो रहा था, जो भयानक अकाल पड़ा था, इसका बहुत बुरा परिणाम हुआ। कभी कभी तो ऐसा हुआ, often natural causes like drought, flood, crop disease, etc. paved the way for problems, but heavy taxation, exploitative and land revenue policies
ब्रुटल ट्रीटमेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स इंटेंसिफाइड देम। कभी कभी तो ऐसा होता था कि राष्ट्रीय आपदा हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी और फसलों में बीमारियां लग जाती थी, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। हैवी टैक्सेशन और हैवी लैंड रेवेन्यू का रेट, जिसकी ऐसी पॉलिसियां थीं जिससे कि लैंडलॉर्ड्स उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करते थे, शाहूकारों के द्वारा भी प्रताड़ित होते थे। इन 1876-78 8 लाख पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब। और 1876-78 की बात है कि 8 लाख के लगभग लोग जो थे मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में इनको अपने घर को छोड़ना पड़ा। इन द फेमाइन ऑफ 1896-97 नियरली 45 लाख डाइड, 3 मिलियन पीपल डाइड इन बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। और ये जो अकाल पड़ा 1896 और 97 का, इसमें लगभग 45 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। 3 मिलियन पीपल मीन्स 30 लाख लोग बंगाल में अकाल से प्रभावित हुए। दिस फेमाइन एंड हाई लॉसेस ऑफ लाइफ इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन विच हैड टेकन रूट इन इंडिया। और ये जो बहुत हैवी लॉस हुआ, बहुत बड़ी गरीबी आई, बहुत बड़ी भुखमरी आई, जिससे कि इंडिया की जड़ें हिल गई। मोपला रिवॉल्ट एंड अदर पीजेंट रिवॉल्ट, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द ऑपरेशन ऑफ जमींदार्स एंड द subsidies of the money lenders led to the serious revolt by the peasants। ये जो शोषित लैंड रेवेन्यू था, भूमि राजस्व था, इस सिस्टम के कारण जमींदारों के द्वारा किसानों का जो शोषण किया जाता था, गवर्नमेंट की जो नीतियां थीं और जो साहूकारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, इससे किसानों के मन में विद्रोह पैदा हुआ और उन्होंने इसके लिए विद्रोह कर दिया। जो ये किसानों का विद्रोह हुआ, केरला में इस विद्रोह को मोपला नाम से जाना जाता है। 1860 और 1870 का विद्रोह था और इसका रीजन था, यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। रीजन क्या था? बर्डन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स का बहुत ज्यादा लोड। दिस वाज रिवेलियन अगेंस्ट द रिच लैंडलॉर्ड्स, और ये धनी किसानों के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह था। इन मिडिल ऑफ अगस्त 1921 एग्रेरियन राइट्स वर स्टार्टेड बाय द मुस्लिम पीजेंट्स कॉल मोपला अगेंस्ट द जमींदार। और ये जो है अगस्त 1921 के आते आते ये विद्रोह मुस्लिम किसानों के द्वारा किया गया, जिसको कि मोपला विद्रोह जमींदार में कहा जाता है। रिवॉल्ट टुक ए वायलेंट टर्न, और इस रिवॉल्ट ने काफ़ी बड़ा हिंसा का रूप ले लिया। द डेक्कन राइट्स ऑफ 19th सेंचुरी आल्सो अकर्ड बिकॉज ऑफ हैवी डेट्स फेस्ड बाय पीजेंट्स। और डेक्कन का ये जो विद्रोह था 19th सेंचुरी में, इसने बहुत किसानों के ऊपर बहुत भारी कर्जा लाद दिया। इन द डेक्कन रीजन द पीजेंट्स रिवॉल्टेड इन रीजन ऑफ पूना अटैकिंग द मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स। और इसका परिणाम क्या हुआ कि डेक्कन के किसानों ने पूना अटैक यानी पूना में मनी लैंडर्स और जमींदारों के खिलाफ अटैक कर दिया। द पीजेंट्स बर्न द अकाउंट बुक्स, लूटेड ग्रेन्स grain shops in some areas, set fire to the houses of money lenders। जो पीजेंट से, जो किसान थे, उन्होंने कई बुक की दुकानें जला दी, कई अनाज भंडार जला दिए, कई अनाज की दुकानों को जला दिया, साहूकारों के घरों को जला दिया। नेक्स्ट हेडिंग, इंडिगो रिवेलियन एंड इंडिगो कमीशन। इन 1859 राइट्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। 1859 में जो बंगाल की जनता थी उसने इंडिगो को ग्रो करने से मना कर दिया। द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, उन्होंने यहाँ के किसानों को, इंडिया के किसानों को दबाव डाला कि वो सिर्फ इंडिगो की खेती करें, फूड क्रॉप्स की नहीं। बट द फार्मर्स हैड टू सेल देयर इंडिगो एट वेरी लो प्राइस एज दे वर कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रुटल इंडिगो प्लांटर्स। और उनको इसके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि ये जो इंडिगो की खेती करने के बाद फसल को बहुत ही सस्ते दामों पर यूरोपियन को बेचना पड़ता था, जिसके कारण से उनका डबल शोषण होता था और इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा उनको एक प्रकार से परेशान, शोषित कर दिया गया था। द रैयर्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज। और जो बंगाल जो रैयत थी, जो यानी जनता थी, रैयत माने जनता, जो जनता थी, उसने प्लांटर्स के रेंट यानी कि रेंट को देने पर मना कर दिया और इंडिगो की फैक्ट्रियों पर अटैक कर दिया। द इंडिगो फार्मर्स मस्टर्ड courage to revolt because they felt
they had the support of local zamindars and village headmen as they too faced exploitation from local planters. और इसके कारण इंडिगो फार्मर्स जो थे इन्होंने जो रिवाल्ट कर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ, लोकल ज़मींदारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसके कारण से बहुत नुकसान हुआ. फाइनली द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू सेट अप एन इंडिगो कमीशन. और लास्ट में गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन सेट कर दिया. द कमीशन फाउंड द प्लांटर्स गिल्टी एंड डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत्स. और गवर्नमेंट के द्वारा ये कमीशन सेट करने के बाद गवर्नमेंट की कमीशन की रिपोर्ट में आया कि नील की खेती, इंडिगो की खेती किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक थी. द कमीशन डिसाइड द रैयत हैड टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट अलाउड देम टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंडिगो इन फ्यूचर. और कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अब जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये अपनी इच्छा के ऊपर है और फ्यूचर में वो चाहें तभी प्रोड्यूस करें. व्हेन द इंडिगो प्रोडक्शन इंडेड इन बंगाल. और इसके साथ साथ बंगाल में इंडिगो की प्रोडक्शन इंड हो गई. आफ्टर द रिवाल्ट प्लांटर्स शिफ्टेड टू बिहार. जब इस रिवाल्ट के बाद प्लांटर्स बिहार शिफ्ट हो गए. द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण इन बिहार स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो प्रोडक्शन. लेकिन ये यूरोपियन, ये विदेशी बिहार में पहुंच करके चंपारण में इन्होंने इंडिगो की खेती के लिए वहां के किसानों पर दबाव बनाया, जिससे कि बिहार के किसानों ने इसके लिए आंदोलन कर दिया. व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो इन्होंने चंपारण में इंडिगो की खेती के लिए इंडिगो किसानों का साथ दिया और मना किया कि यहाँ पर इंडिगो की खेती नहीं होगी. Gradually, by the 20th century, the peasants' movements soared up better as they got support from political parties and became a significant part of Indian national movement. बाद में 20वीं शताब्दी में किसानों के आंदोलन से स्थिति अच्छी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला, जिससे कि भारत को आज़ादी मिली. इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अब हम इसके नेक्स्ट कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन है और इसके और कुछ पॉइंट हैं. ओके, थैंक यू. ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है.